सो वेलकम अगेन। आप जैसे ही CGS बाई उमेश को अपने मोबाइल में या वेब में ओपन करते हैं, आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। क्लास प्लस से सपोर्टेड है हमारा ये ऐप, और डैशबोर्ड में आपको हमारे कोर्सेज भी दिखेंगे। कोर्सेज में UPSC और CGPSC के लिए, उसके अलावा भी मेंटरिंग और काउंसलिंग के सेशंस हैं। तो आपको इसके नीचे में ही कंटेंट सेक्शन में फ्री मटेरियल सेक्शंस में जाना है, एंड देन यू विल हैव द डॉक्यूमेंट, वीडियो एंड टेस्ट। यू हैव टू क्लिक ऑन द टेस्ट सीरीज, और आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज में डेली टेस्ट सीरीज अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको मिलेंगे, जिसको आप निःशुल्क रूप से कर सकते हैं। और हम लोग इसी डेली MCQ टेस्ट सीरीज के डिस्कशंस के लिए इस प्लेलिस्ट पे काम करेंगे, ताकि आगामी जो प्रारंभिक परीक्षा है CGPSC और UPSC के, वो हमारे लिए उपयोगी रहे, और वहाँ पे हमारे सफलता का जो चांसेस है वो बढ़ सके। तो मैं 6 से 7 दिसंबर के आसपास से हम लोग इसको लगातार कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको 7 दिसंबर का जो टेस्ट है वहां से एक एक करके हम एक्सप्लेनेशंस को करें अलग अलग टॉपिक के। तो आप लोग इसको पहले सॉल्व जरूर करें। अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है ये MCQ, 5 से 10 क्वेश्चन ही हैं, तो उससे पहले जो है ये जो टेस्ट है उसको एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसको देखने से उतना लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। सो जब भी मैं हिंदी में, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ CMS में, मैं CMS के माध्यम से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सपोज क्वेश्चन जो है जब इंग्लिश में रहेगा तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, और अगर इसको हिंदी में करेंगे तो मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे आप स्विचिंग भी कर सकते हैं दोनों के लिए। तो जो 7th का टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो पूना पैक्ट से संबंधित है, पूना पैक्ट से संबंधित है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। नाउ यू कैन सी, हो सकता है मेरा फेस आपको उतना ब्राइट ना दिखे, बट इट डजंट मैटर, वी नीड टू फोकस ऑन द क्वेश्चन। सो पूना पैक्ट जो 1932 का है, उसके बारे में इन स्टेटमेंट्स को देखना है कि इसने डिप्रेस क्लासेस के लिए अलग इलेक्टोरल की जगह ज्वाइंट इलेक्टोरल में रिजर्व सीटें ली। मींस देयर वाज द प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स रादर देन द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। कम्युनल अवार्ड के मुकाबले डिप्रेस क्लासेस के लिए सीटें कम कर दी गई। डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी के आमरण अनशन की धमकी के बाद भी फैक्ट को माना। तो आप लोग इसको सॉल्व अगर नहीं किए हैं तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। द ऑप्शंस विल बी लाइक, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, जॉइंट इलेक्टोरेट किस तरह का था, आई विल एक्सप्लेन इट आउट, एंड देन ये जो डिप्रेस क्लासेस के लिए सीटें कम हुई, ये बात गलत है। तो सेंट्रल लेवल पे 18% का आरक्षण दिया गया, और उसी तरीके से स्टेट या प्रोविंसेस के लेवल पे जो 47 के आसपास थी, वो करीब करीब 170 से ज्यादा हो गई थी। तो उसको देख लेते हैं। और थर्ड जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, तो 1 and 2 इज राइट आंसर, एंड वी कैन सी द सॉल्यूशन आल्सो। सो अलग इलेक्टोरेट जो है रिजर्व सीटों में बदल दिए गए थे, और सीटें जो है 71 से 147 हुई थी। द सीट्स रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस through the separate electorates were increased to 147 while it was transformed into joint electorate. So the third option also is correct. So under this what I would like to explain is that Pune Pact जो है, let me explain it a bit for you. So जो 1920 के बाद से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बना हुआ था, उसके एवज में एक कमीशन का गठन होना था, जबकि वो कमीशन लेट से गठन होना था 1928 में ही, पर साइमन कमीशन आ गया था। और साइमन कमीशन से पहले भी इस तरीके की डिमांड्स थी, और उसके बाद 1930 से 1932 तक आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, देयर वर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज्ड, और अंडर ऑल ऑफ दीज कॉन्फ्रेंसेस डॉक्टर अंबेडकर आल्सो पार्टिसिपेटेड। सो इन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बहुत सारे सजेशंस हुए, स्टडीज हुए, और उसके बेसिस में ये सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन जो है मैकडोनाल्ड अवार्ड के द्वारा, अगस्त अवार्ड भी जिसको बोलते हैं, मोस्ट लाइकली 16 अगस्त को वो कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी, और इसीलिए इसको अगस्त अवार्ड भी बोलते हैं। और यहाँ पे गांधी जी का अप्रीहेंशन था कि जो दलित है या शेड्यूल कास्ट या जो डिफरेंट क्लासेस हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हिंदू सोसाइटी, एंड दे शुड नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड थ्रू दिस प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सो हिज एफर्ट वाज टू कन्विंस एंड ट्राई टू keep them integrated under the society, while Dr. Ambedkar was of the opinion that Hindu society में separate जो depressed classes हैं उनको बहुत सारे उनके लिए डूज एंड डोंट्स हैं, उनके लिए प्लेस नहीं है, और काफी हद तक उनकी बात सही थी हिस्टोरिकली भी, और इसीलिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट का व्यवस्था चाह रहे थे। गांधी जी ने कारवाड़ा जेल में फास्ट अनडू डेथ शुरू किया सितंबर के महीने में 1932 में ही, और उसके फलस्वरूप डॉक्टर अंबेडकर को मजबूरन जो है कंप्रोमाइज करना पड़ा। अब यहाँ पे क्या प्रावधान था कि इनिशियली सेपरेट इलेक्टोरेट्स का व्यवस्था था, पर उसके जगह पे क्या होना था,
एक डबल वोटिंग टाइप का सिस्टम, इसको 2 चरण में देख सकते हैं। जिस तरह की व्यवस्था थी पहले, जो दलित या जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनके लोग अपने में से ही, बीच में से ही 4 कैंडिडेट का 4 ऑप्शन चुनेंगे और उसके बाद उन चारों में से जो कांग्रेस के भीतर या कैंडिडेटर के लिए सभी हिंदू कम्युनिटीज के द्वारा उन चारों में से एक का नाम फाइनल किया जाएगा। तो इस तरीके से वो स्टेज था और 10 साल तक ये पद्धति कंटिन्यू हुई। उसके बाद में ये जो पैनल बेस्ड सिलेक्शन वाला जो 2 स्टेप का सिलेक्शन है उसको बंद कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया। बट संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, वी फाइंड द इम्प्रिंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 330 332 व्हिच हैज प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अब ये एक 2 चीजें और हैं जो, हाँ, तो पूना एक्ट 1932 24 सितंबर को हुआ था। अच्छा, बहुत सारे साथियों को पता नहीं है और उनको लगता है कि पूना एक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, बट आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई इट बिकॉज क्वेश्चन में ये कभी आ सकता है। तो पूना एक्ट का जो सिग्नेचर हुआ है वो मालवीय, मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर के बीच में हुआ था। So Dr. like Madan Mohan Malvi was representing the Gandhiji and the Hindu class, while Dr. Ambedkar emerged as the sole leader of the depressed classes during this pact. ठीक है, अब इसमें बहुत सारे विटनेसेस भी थे, एम.आर. जयकर, श्रीराज गोपालाचारी और अच्छे लीडर्स जो हैं इस पैक्ट के विटनेसेस भी थे। अभी एम.आर. जयकर, जी.टी. बिड़ला भी इसके विटनेस थे। नाउ वी आल्सो वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट Gandhi was like convinced and he succeeded in its effort to keep the society, Hindu society integrated, while Dr. Ambedkar did not describe it as a success. He in fact described it as a compromise. तो उनका कहना था, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको बोला था मॉरल प्रेशर कंप्रोमाइज। तो ये उसके लिए एक टर्म जो था अंबेडकर के द्वारा यूज हुआ था। तो ये कुछ बातें थी जो बतानी थी। इसमें जो 2 मेन चीजें हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लेवल पे 18% सीटें आरक्षित की गई थी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इनमें से कौन सा कारण बताता है कि मानसून जो है वो अरेबियन सी ब्रांच वेस्टर्न घाट पर ज्यादा बारिश क्यों लाती है? तो ज्यादा मजबूत क्रॉस इक्वेटोरियल जेट के कारण, घाट जो है उसके सीधे होने के कारण, सीधे मतलब वर्टिकल होने के कारण, बे ब्रांच की तुलना में ज्यादा नमी के कारण, सोमाली जेट की मौजूदगी के कारण। तो इसका प्रश्न का उत्तर जो है वो इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। लेट अस ट्राई, आई विल ट्राई इट आउट एंड लेट्स सी द आंसर। सो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो वाली बात है वो बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो है सोमाली जेट ज्यादा नमी वाली हवाओं को भारत की ओर लाता है और अरबियन सी में डायरेक्ट एक्सपोजर के कारण जो है आपको ज्यादा मॉइस्चर लेड जो है विंड मिलता है, जिसके कारण बाद में ओरोग्राफिक रेनफॉल जो वर्टिकली जो वेस्टर्न घाट्स है कंटिन्यूअस है, अरबियन सी ब्रांच के जब हवाएं उस तरफ चढ़ती हैं तो वो क्या होता है, ओरोग्राफिक हैवी लिफ्ट होता है कई जगह पे 600-900 से लेकर 2000 मीटर तक, और जितना ज्यादा मॉइस्चर लेट रहेगा और जितना ज्यादा हाइट पे उठेगा उतना ज्यादा बारिश होगा विंडवर्ड साइड पे। लीवर्ड साइड पे जैसे कि वो आपके कर्नाटक प्लाटू के आसपास और 1-2 जगह पे डेक्कन प्लाटू के आसपास जो है आपको बारिश की कमी भी दिखेगी, क्योंकि वो रेन शैडो जोन फॉर्म करेगा। अरबियन ब्रांच में नमी ज्यादा होती है, बात बिल्कुल सही है। वेस्टर्न घाट परपेंडिकुलर खड़ा है तो ओरोग्राफिक बारिश होगी। तो इसमें एक्सप्लेन करने के लायक और कौन सा फैक्ट हो सकता है, लेट मी एक्सप्लेन इट। इसके अलावा भी और कुछ फैक्ट आप बता सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो ये हो सकते हैं। अरबियन सी ब्रांच जो है इट इज कंटिन्यूअस आल्सो, और जो थार डेजर्ट है और जो डेजर्ट है यहाँ पे वो जो है वो लो प्रेशर क्रिएट करता है ऊपर में, जो अरबियन सी के विंड को आकर्षित भी करता है। उसके अलावा ये जो हैवी लिफ्ट है, उसके बाद डायरेक्शन है जो विंड का वो परपेंडिकुलर वेस्टर्न घाट्स पे टकराता है, इसलिए भी बारिश जो है वो अरबियन सी ब्रांच में ज्यादा होती है। तो खासकर कोकन कोस्ट जो है, गोवा कोस्ट है, इस तरफ आपको बारिश जो है ज्यादा दिखेगा, केरल कोस्ट में दिखेगा। वहीं पे डेक्कन और जो
कर्नाटक जो रहेंगे वो लीवर्ड साइड पे आ जाते हैं। अब लीवर्ड साइड में आने के कारण आपको बारिश जो है वो कम दिखेगा। तो ये एक क्वेश्चन हुआ ज्योग्राफी से रिलेटेड। नाउ लेट अस कम टू द अदर क्वेश्चन। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन में मेरे ख्याल से क्लैरिटी जरूरी है और इस बार यूपीएससी के लिए ये लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और सीजीपीएससी में भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो लेट अस सी द क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग differentiates between the fiscal deficit and the revenue deficit। मैं इसको अंग्रेजी में बता रहा हूँ, वित्तीय घाटा और राजस्व घाटा में। तो फिस्कल डेफिसिट में उधार शामिल नहीं है, रेवेन्यू डेफिसिट में उधार शामिल है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल खर्च माइनस उधार को छोड़कर टोटल रिसीप्ट। रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट सरकार द्वारा दिए गए लोन और एडवांस शामिल है। तो इसका आंसर जो है वो आपको बी होना चाहिए, बिकॉज नॉन डेब्ट क्रिएटिंग जो रिसिप्ट्स है उसको छोड़ दिया जाए तो जैसे कि जो लोन का रिकवरी होता है उससे, या फिर किसी और तरह के से कमाई होता है गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट के फॉर एग्जांपल, तो वहां से जो रिसिप्ट होता है वो अगर ऐड कर दिया जाए रेवेन्यू रिसिप्ट में तो टोटल एक्सपेंडिचर का माइनस जो है वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। अब फिस्कल डेफिसिट है वो लॉन्ग टर्म के लिए एक इंडिकेटर है। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू आपका इनकम जो कि डे टू डे विद इन 1 ईयर आप उसको देख सकते हैं। दोनों का सिग्निफिकेंस अलग अलग है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। फिस्कल डेफिसिट इसमें रेवेन्यू और नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट जो है। अब रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू खर्च और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, तो रेवेन्यू में रिसिप्ट क्या क्या होते हैं, जो है आपका टैक्स से जीएसटी इनकम टैक्स इस तरीके का जो आमदनी है। उसके बाद जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आमदनी है, पेनाल्टी से आमदनी है, एक्साइज ड्यूटी से आमदनी है, इस तरीके की जो आमदनियां हैं वो भी आपके रेवेन्यू रिसिप्ट में आती हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट आप कितना कर रहे हैं, आपका सैलरी में कितना पैसा जा रहा है, इस तरीके के जो आयाम है, सब्सिडी आप कितना दे रहे हैं, दे आर ऑल अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है बताता है कि कोई सरकार जो है कंटिन्यूअसली ऑनगोइंग एक साल में अपना कितना उसका आमदनी हो रहा है और कितना वो नया उधार लेना तो नहीं पड़ रहा है, वेदर इट इज एबल टू मीट द करेंट एक्सपेंडिचर्स और उसे जैसे कि जो लोन पेमेंट है उसको मीट कर पा रहा है कि नहीं अपना, उसके अलावा वो सब्सिडी सैलरी और ये सब दे पा रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं दे पा रहा है तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसीलिए अंडर एफआरबीएम एक्ट ऑफ 2003 द टारगेट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट वाज टू रिड्यूस इट टू 0। अब बहुत लोग उसमें शामिल भी हुए हैं, पर उसमें क्या होता है शॉर्ट टर्म में उसको थोड़ा सा डेविएट किया जा सकता है, लोग डेविएट करते रहते हैं, इसलिए वो अपना रेवेन्यू डेफिसिट को 0 बताने में सफल हो जाते हैं। विद रिगार्ड टू द फिस्कल डेफिसिट, आपका फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, 3% के अंतर्गत इसको सीमित करके रखना है। इट हैज टू बी लिमिटेड अंडर 3% अंडर द एफआरबीएम एक्ट ऑफ 2003। बिकॉज फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है कि आपका फिस्कल में कैपिटल एक्सपेंडिचर शामिल होते हैं। अभी फिस्कल डेफिसिट जो है 0 हो वो ये जरूरी नहीं है, ये 0 से 3% तक हो सकती है, पर किसी भी गवर्नमेंट के फिस्कल स्ट्रेंथ को जो कनोटेशन करता है, इट इज द एक्सपेंडिचर एंड आउटकम विद रिगार्ड टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एसेट जो क्रिएशंस आप कर रहे हैं वो कितने बेहतर तरीके से किए गए हैं, कितने क्वालिटेटिव हैं और उनका क्या रिजल्ट आता है। अगर आप ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे कंपोनेंट्स पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो आपको बाद में एसेट के रूप में काम आए, तो उस परिस्थिति में कुछ हद तक जो है फिस्कल डेफिसिट डिजायर्ड होता है, बिकॉज गवर्नमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है और वहाँ कैपिटल एसेट्स की हमको अलग अलग क्षेत्रों में आवश्यकता भी होती है। पर इफेक्टिवली देखा जाए तो जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका प्रभावी कितना जमीन पे एसेट क्रिएट होते हैं, ये एक प्रश्न है और अक्सर रहा हुआ है, क्योंकि बहुत सारा भ्रष्टाचार में, कमीशन में इसमें चले जाता है। तो ये फिस्कल डेफिसिट के बारे में हो गई, तो दोनों के बीच में हमको अंतर भी आना चाहिए। अभी थर्ड क्वेश्चन है, पॉलिटी से रिलेटेड है। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। सो अनुच्छेद 32, द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द आर्टिकल 32। यह एक खुद एक मूल अधिकार है। यस, इट इज वन इटसेल्फ फंडामेंटल राइट। संसद इमरजेंसी घोषित किए बिना भी आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर सकती है। नो, इट कैन नॉट डू सो, बिकॉज अंडर आर्टिकल 359 ही घोषणा के बाद 32 को किया जा सकता है। हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा रीट पावर होती है, बिल्कुल, बिकॉज द रीट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज लिमिटेड टू द 5 काइंड ऑफ रीट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, इस तरीके का आप लोगों ने सर्टियोरी, इस तरीके से जो 5 रीट है उस तक और फंडामेंटल राइट्स के हनन तक ही सीमित रहता है। बट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट हैज अ वाइडर पावर टू इशू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीट्स आदेश जारी कर सकता है, एंड नॉट लिमिटेड टू दिस पर्टिकुलर 5 रीट्स आल्सो, एंड आल्सो नॉट विद रिस्पेक्ट टू दिस फंडामेंटल राइट्स ओनली। तो ये एक वाइडर पावर होता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हृदयात्मक कहा था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो तीन स्टेटमेंट सही हैं, 1 2 3, 1 3 एंड 4, तो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
ठीक है, अभी इसको देखेंगे, आपको एक्सप्लेनेशंस आर क्वाइट क्लियर, सो यू विल गेट द एक्सप्लेनेशंस very easily. Now let us go to the next question. It is related to biology and environment. कार्बन साइकिल के बारे में है। अभी कार्बन साइकिल के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? तो ओशन सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, यस इट इज। ओशन इज द लार्जेस्ट कार्बन सिंक अवेलेबल। जंगल सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में इनर्ट कार्बन सिंक होते हैं, बिल्कुल सही है। इसके बारे में भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो कार्बन साइकिल होता है वो लगातार बहुत सारे प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करता है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड करता है, रेस्पिरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी चीजों के ऊपर। तो जब तक जो फॉरेस्ट हैं वो फोटोसिंथेसिस से प्लांट जब ग्रो हो रहे हैं उस समय वो कार्बन सिंक के रूप में काम करते रहे। जब उनका क्षरण होता है तो वो कार्बन नेट कार्बन क्रिएटर बन जाते हैं, वो सिंक के रूप में काम नहीं करते। तो दे इंस्टेड ऑफ लाइक एक्टिंग एज द कार्बन सिंक, दे में एक्ट एज द सोर्स इटसेल्फ। जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूं, अब अमेजन का रेन फॉरेस्ट है, जो डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन के कारण अब जितना वो कार्बन सोखता है उससे ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन जो है रिलीज कर रहा है। तो दैट इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम। परमाफ्रॉस्ट पिघलने से भी मीथेन निकलते हैं, यस, तो इट इज अ बिग कंसर्न फॉर अस। मिट्टी एटमॉस्फेयर से ज्यादा कार्बन स्टोर करती है, बिल्कुल सही है। मिट्टी कई गुना, 2 गुना 4 गुना ज्यादा सॉइल जो है वो एटमॉस्फेयर से ज्यादा कार्बन स्टोर करती है। तो एक बार हम लोग ये कार्बन साइकिल के बारे में देखेंगे भी अलग से भी। आई वुड लाइक टू मेक वन वीडियो सो दैट वी कुड क्रिएट ग्रास्प द सिग्निफिकेंस, स्पेशली विद रिगार्ड टू with an eye to focus on the UPSC aspects या CGPSC मेंस एस्पेक्ट। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना दिया जाए। और इसका सॉल्यूशन जो है वो इंग्लिश में आपको हो सकता है इंग्लिश साइड में मिलेगा, अगर आपको हिंदी साइड में नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली। तो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना दूंगा। तो ये तो रहा 7 तारीख का जो करंट अफेयर्स जिसको मैंने अभी डिस्कस किया, और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने पूना पैक्ट का टॉपिक देखा, उसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 32 देखा है, फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट का एस्पेक्ट देखा है, उसके बाद हम लोगों ने ओशन एज जो कार्बन सिंक है या कार्बन साइकिल के बारे में हम लोगों ने एक क्वेश्चन को किया है। तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, और अभी लगातार हम लोग इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत सभी दिनों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर होते जाए। So I would make additional videos on specific topics, like for example I quoted the carbon cycle is an important topic with respect to the UPSC aspirants and also for CGPSC mains. One question may be asked in prelims also sometimes. हम लोग को ये फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कार्बोनेशन, इस तरीके का बहुत सारा जो कंसेप्ट है, इवन ओशन में ही कई तरीके का जो पंप, बायोलॉजिकल पंप के रूप में, वो कार्बोनेट पंप के रूप में जो काम करते हुए कैसे वो एब्जॉर्ब करता है उसको भी देखेंगे हम लोग। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। तो दैट इज ऑल फॉर नाउ। यू इफ यू लाइक, इफ यू विश, यू कैन लाइक download our app CGPS by Umesh, and then after doing the test come back here for watching the explanations in this YouTube channel. Thank you so much for now.